नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी की नेता जीत गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ममता बनर्जी को 84,000 से अधिक वोट मिले, जबकि प्रियंका टिब्रेवाल को 26,000 के लगभग वोट मिले। ममता बनर्जी की जीत पर प्रियंका टिब्रेवाल ने उन्हें बधाई दी है। जीत के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर की जनता को कहा धन्यवाद। कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है। इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पांव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। एक साथ में 7 हो जाने से अच्छा ही होता, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। खाली हमारा इलेक्शन का कमीशन के पास एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 तारीख से 20 तारीख तक हमारा पूजा चलेगा। এবারে আমরা 58,832 ভোটে জিতেছি, মানে এটা about 60,000। এবং আমি সকল ভোটকর্মী সহ সকলকে, বিশেষ করে একদিকে বর্ষা চলছে, একদিকে কোভিড চলছে, এবং তার মধ্যে ভবানীপুরের মানুষ যেভাবে ভোট দিতে বেরিয়েছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে ছোটরা, এবং অল ল্যাঙ্গুয়েজ, কোনো ওয়ার্ডে আমরা হারিনি। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा है कि वो पूरी शक्ति से लड़ी और परिणाम उन्हें स्वीकार है। देखिए, यही कहूंगी, मेरे सामने अभी बहुत उम्र बाकी है। आई विल स्टिल वर्क ऑन। दीदी, क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का, और भी आपने कल रात में भी एक लेटर लिखा था, आज भी लिखा, क्या जगह? देखिए, वो लेटर की वजह है और वो कोर्ट का ऑर्डर का ही रीजन है कि अभी रास्ते में आपको गाने बजाने खेला हो रहा नहीं दिख रहा। नहीं, बहुत जगह में लेकिन दिखा जा रहा है कि ये कुछ लोग, वो तो उनका कल्चर है, वैंडलिज्म, वायलेंस, दे आर फुल ऑफ इट। दीदी, क्या आखिर क्या रहा इस रिजल्ट को देखने के बाद? जो देखिए, मैं आपको कहूंगी कि एक तो सबसे बड़ी बात थी कि मैंने वोट के दिन ही ये सारी चीज बोल दी थी कि जिस तरह से ये लोग वोट कराने की कोशिश कर रहे हैं, झमेला कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था। तो एनीवेज, डजंट मैटर, आई विल स्टिल कीप ऑन वर्किंग हार्ड। बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे, ये तो आप मुझे बताइए। देखिए, मैंने कल किसी कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट की कोई न्यूज देखी, उसमें वो कह रहे थे कि जब एक मैच होता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, समझे, तो कोई एक टीम जीतती है, एक हारती है। चलिए, एक टीम जीत गई ममता बनर्जी की, लेकिन जरूरी नहीं कि जीतने वाले टीम का ही मैन ऑफ द मैच हो। तो इस गेम की मैन ऑफ द मैच में हूं, ये मैंने साबित किया। उस गढ़ में जाकर के मैंने इलेक्शन लड़ा पूरे साहस के साथ, और 25,000 वोट से ज्यादा मुझे मिले हैं। आइए सीधे आपको अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम। ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। बंगाल की इस जीत के बाद यह तय हो गया, तो ये कितना महत्वपूर्ण चुनाव उनके लिए था? दूसरी सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए सईद, ये सिर्फ कुर्सी बचाने की लड़ाई नहीं थी ममता बनर्जी के लिए। वो लड़ाई तो जाहिर तौर पर थी ही कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक संदेश देने की भी लड़ाई थी कि जिस तरीके से टीएमसी ने अपनी योजना जाहिर कर दी है कि वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीति में उतर रही है, तो वो उसको एक बल चाहिए था भवानीपुर की जीत से, और वो भी बड़े मार्जिन से वो जीतना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें तो 2016 या 2011 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर में 2 या 3 जनसभाएं की होंगी, उससे ज्यादा नहीं की थी। लेकिन इस उपचुनाव में ममता बनर्जी ने 8 से 10 जनसभाएं की, वो भी कोविड चल रहा था, काफी कम समय था उस दौरान। अभिषेक बनर्जी ने भी काफी जनसभाएं की, यहां तक कि उनके नेता मंत्री सभी ने पूरा दमखम लगाया। उसकी एकमात्र 2 वजह थी। एक तो वजह थी कि कुर्सी बचाने की लड़ाई थी, दूसरी वजह थी कि इस जीत को इस तरीके से पेश करना है ताकि कि राष्ट्रीय परिदृश्य में, जैसे कि हम देख रहे हैं गोवा में टीएमसी ने पैर पसारा
पसार दिए हैं, त्रिपुरा में पैर पसार रही है, अब वो राष्ट्रीय राजनीति में पूरे सक्रिय होकर लौटना चाह रहे हैं। ऐसे में ये जीत जो है उनको एक बल प्रदान करेगी। और अनुपम, साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा था, जिसका जवाब जनता ने दिया है। तो ये अब इस जीत के बाद आपकी कुर्सी पक्की हो गई, आप मुख्यमंत्री बने रहेंगी। फिर अगर आप मोदी पर इस तरह से निशाना लगाती हैं तो इसका क्या अर्थ? साफ अर्थ है, राजनीति है। राजनीति में ममता इस वक्त अपने को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकमात्र सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी या टीएमसी को लगता है कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर पूरी मशीनरी, पूरी की पूरी भाजपा, केंद्रीय मंत्री सब पूरे दमखम के साथ आए और उनको जब हरा दिया ममता बनर्जी ने, वो भी एक पांव पर, तो वो देश की राजनीति में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। और इस वक्त देश में मोदी के खिलाफ अगर कोई मोदी को टक्कर दे सकता है तो टीएमसी को लगता है कि वो ममता बनर्जी हैं। तो ये जो मोदी की विरोधिता है वो लगातार जारी रहेगी, कायम रहेगी। सही अनुपम, जिस तरह से पिछला मुख्य चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन वैसा उपचुनाव में भवानीपुर और दूसरी सीटों पर, चारों सीटों पर देखने को नहीं मिला। इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति? जो देखिए, बीजेपी के आशा अनुरूप फल नहीं हुए। रिजल्ट जो आया, बीजेपी को लग रहा था कि वो सत्ता में आएगी, 200 से ज्यादा सीटें उनकी आएंगी। ये लगातार प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर सभी तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, सब ये दावा कह रहे थे और ताल ठोक कर कह रहे थे। और यहाँ पर जो बीजेपी के कर्मी हैं, संगठन है, जो स्थानीय नेता हैं, उनको भी लग रहा था कि हम तो इस बार जीत गए हैं, 200 से ज्यादा हमारी सीटें आ रही हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए, नतीजे आए, तो उसमें देखा गया कि 77 सीटें आई। और उसके बाद से सिर्फ 77 सीटें नहीं आई, उसके बाद से भी जिस तरीके से मुकुल राय ने पार्टी छोड़ी, बाबुल सुप्रियो पार्टी छोड़ दिए, लॉकेट चैटर्जी इस पूरे प्रचार से नदारद रही, 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ये एक झटका बीजेपी को लगा और बीजेपी को एक एहसास जरूर हो गया था कि ममता के गढ़ में, और ये एक ट्रेंड भी रहा है कि जो भी पार्टी विधानसभा या कोई भी चुनाव राज्य का जीतती है, उसके बाद अगर उपचुनाव होता है तो ये ट्रेंड है कि वही पार्टी जीतती है। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पर पूरी क्षमता के साथ उतरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ममता जीतेंगी। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेता जरूर आए थे। हरदीप पुरी को हमने देखा, मनोज तिवारी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आए, स्मृति ईरानी ने यहां पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन जो दो तिकड़िया जिसको हम लोग कहते हैं, त्रिमूर्ति बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा, उन तीनों में से यहां कोई नहीं आया। तो ये जो प्रचार हुआ, ये एकदम पहले लेवल का, पहले स्तर का प्रचार हम नहीं कह सकते हैं, इसको दूसरे स्तर का हम प्रचार कहेंगे। और उसके पीछे की यही वजह मुझे लगती है कि बीजेपी को लग रहा था कि यहां पर ममता को टक्कर देना, वो भी जब वो 213 सीट जीत चुकी हैं, बीजेपी के नेता लगातार छोड़कर जा रहे हैं और छोड़ने के लिए उतावले हैं। ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए पूरी ताकत अगर हम झोंकते हैं और फिर भी हारते हैं तो फिर और एक तरह से टीएमसी और हावी हो सकती है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा रहा है बीजेपी का कि उन्होंने सोच ही रखा था कि हम पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट मिलता है और मार्जिन थोड़ा कम होता है तो वो भी हमारे लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रणनीति के तहत ही किया गया था बीजेपी की ओर से। बहुत धन्यवाद आपका अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। फिलहाल बंगाल से हम रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का बड़ा ताबड़तोड़ एक्शन इस समय भी चल रहा है। एनसीबी के ऑफिस में 8 आरोपियों से पूछताछ अब अपने अंतिम चरण में है। इन सभी के बयान दर्ज हो चुके हैं, इन्हें कभी भी अदालत में पेश किया जा सकता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ लगातार चल रही है। आर्यन का बयान दर्ज हो चुका है, लेकिन बड़ी मुसीबत में यहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन फंस चुके हैं, क्योंकि ड्रग्स केस में रेड में वो पकड़े गए हैं और वहां से ड्रग्स बरामद हुई है। बयान दर्ज होने के बाद अदालत में अगर पेश किया जाता है तो काफी मुश्किलों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पड़ सकते हैं। तो एक बार फिर से मुंबई में एनसीबी ने एक छापा मारा और उसमें हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे और हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। और ये जिस तरह से मुंबई बॉलीवुड में ड्रग्स का एक रैकेट फैला हुआ है, उस कड़ी में ये छापा था।
फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने कहा है कि जांच जारी है, सच सामने आ जाएगा। सुनील शेट्टी ने कहा कि जहां भी छापा पड़ता है ऐसा लगता है कि वहीं जो भी पकड़े गए हैं वो दोषी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा समय दीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। मुंबई में जो इस समय डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई, और उसमें आपके दोस्त हैं शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन का नाम आया है और हिरासत में वो भी लिए गए हैं, पूछताछ चल रही है, उस पर क्या कहेंगे सुनील शेट्टी? हिरासत में नहीं ले गए, बहुत सारे लोगों को रेड था तो बहुत सारे लोग एक जगह है। स्पेकुलेशन है, फिलहाल तो टोटल स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन ही रखकर इससे दूर रहे तो बेहतर रहेगा। वर्डिक्ट आ जाएगी, जहाँ तक मैं आर्यन को जानता हूँ, द बॉय इज अ लवली बॉय। मैं बहुत प्यार करता हूँ आर्यन से, और यही कहूँगा कि क्या है, बोलते तो है कि हजारों लोग थे वहाँ पर, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का लिया जाता हमेशा। तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को हम पूरी तरह से जब रिपोर्ट आए तब देखें तो बेहतर ही रहे। एक साल पीछे अगर जाएंगे, तभी से ये शुरुआती हमें दिखाई पड़ी, एक एक्ट्रेसेस का नाम आया, उसके बाद बॉलीवुड के बाद कई सारे लोगों का नाम आया, और अब जा करके जो कि आपके दोस्त हैं और उनके बेटे हैं, आप उन्हें पता है, आपने पसंद करते हैं, लेकिन पकड़े जाना, वहां से ला करके आगे पूछताछ करना, क्या बॉलीवुड पर वाकई इस तरह की आंच पड़ने लगी है? आज क्योंकि टीआरपी पर इफेक्ट होता है, जो बॉलीवुड का किसी भी नाम को लेकर हम बात करते हैं तो न्यूज़ लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही ओवररेटेड भी है। ओवररेटेड क्योंकि लोगों को भी पता है अभी कि नाम डालने के लिए पहले नाम यूज़ करते थे, और मैं हमेशा दुखी भी हो जाता हूँ क्योंकि अच्छे काम जब हम करते हैं तो उसकी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन थोड़ी भी स्पेकुलेशन होती है तो हमें आगे लाया जाता। लेकिन ये कार्रवाइयाँ तो एजेंसी करती है ना, मीडिया तो करती नहीं है कार्रवाई। एजेंसी ने कुछ नहीं कहा अभी तक, एजेंसी ने कोई नाम नहीं दिया हुआ, मीडिया ने नाम दिया हुआ। एजेंसी ने, आप मुझे एक रिपोर्ट दिखाइए जहाँ एजेंसी ने नाम दिया हुआ और मैं मान लूँ। So I think let's not speculate. Let's give the boy an opportunity. और लोग हम speculate करते हैं किसी और के बारे में। मैं यही सवाल पूछता हूँ कि दूसरे का बच्चा हो तो हम उसके बारे में स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन जब खुद का हो तो क्या हम ऐसे देखेंगे? हम अलग नजरिए से देखेंगे, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, हम बोलेंगे सिचुएशन को हम जांच ले, देख ले वे। आइए हम इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता एनसीपी की इस कार्रवाई पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और सुबह से वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं। तंसीम, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसके बाद क्या होता है? क्या अदालत में पेश किया जाता है इन सभी लोगों को, या पूरी बात बताइए, कितनी बुरी तरह से आर्यन खान फंस चुके हैं, इसके बाद उनका क्या होगा? जी देखिए, आर्यन खान के अलावा 7 लोग और शामिल हैं, जिसमें 3 लड़कियां भी शामिल हैं, 4 लोग लड़कियों समेत दिल्ली के भी शामिल हैं जो इस फैशन डिज़ाइनर हैं, कोई हेयर स्टाइलिस्ट है, इसमें अच्छी जो इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे। उन सभी से पूछताछ पूरी हो चुकी है, उनके जो रिकॉर्ड्स थे, जो बयानात थे, वो दर्ज किए जा चुके हैं। अब बाहर यहाँ पे एनसीपी का जो गेट है, इस पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है बाकायदा, और गाड़ी भी तैयार कर दी गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसा कि अफसरों ने इस बात की तस्दीक की थी कि 3 बजे तक जो भी लिखा पढ़ी का काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा, कागज़ तैयार कर लिया जाएगा। तो अब जो इन्होंने क्राइम नंबर 9421 दर्ज किया था इस केस में, उसमें अब ये दिखाएंगे कि आखिर इनमें किसके खिलाफ एनसीबी को सबूत मिले हैं और उनकी किस किस धाराओं के तहत गिरफ्तारी की जा रही है। वो पर्चा बोलते हैं जिसे सरकारी, वो दर्ज किया जाना बाकी है। उसकी कार्रवाई अब पूरी होने वाली है तकरीबन, और ये तैयारियां इसीलिए की भी जा रही हैं कि यहाँ से उनको, जिन लोगों को ये अरेस्ट दिखाएंगे, आर्यन खान को दिखाते हैं, उनके साथ के जो और अरबाज है उसको दिखाते हैं, या और भी लोगों को अरेस्ट दिखाते हैं। जिन जिन लोगों को भी अरेस्ट दिखाएंगे, पुलिस इनका पहले मेडिकल कराएगी, फिर उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, और उसी के लिए ये तैयारियां हैं तमाम। और ऐसा माना जा रहा है कुछ ही देर में पुलिस अपनी एनसीबी अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर देगी। तो सईद, इस पूरे मामले में अभी तक 8 लोग हैं जो जिनसे पूछताछ की गई है, जिनसे लिखा पढ़ी की गई है, जिनसे कागजात तैयार किए गए हैं, जिनके बयानात दर्ज किए।
मुंबई में कल एक बेहद सनसनीखेज ड्रग पार्टी पर छापा पड़ा। समुद्र में क्रूज शिप पर हो रही इस पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी पकड़े गए। काफी मात्रा में ड्रग्स यहां से बरामद हुई। एनसीबी ने आर्यन समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया। घंटों से सुबह से इनसे पूछताछ चल रही है। सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन सभी की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे के तौर पर पहचाने जाने वाले आर्यन खान आज खुद अपनी वजह से सुर्खियों में आ गए। शाहरुख के बेटे के तौर पर उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन ड्रग पार्टी पर पड़े छापे में आर्यन का मिलना ऐसी खबर थी जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। 2 अक्टूबर यानी शनिवार दोपहर मुंबई पोर्ट से एक क्रूज शिप अरब सागर की ओर बढ़ता है। कहने को तो ये समंदर घूमने और मौज मस्ती का सफर था, लेकिन असल में तो जहाज में सवार कुछ लोग नशीले धुएं में गोते लगाने के लिए बेकरार थे। तेज संगीत था, कई तरह की नशीली दवाएं थी और पार्टी बस शुरू ही हुई थी कि जहाज पर खुफिया तरीके से मौजूद एनसीबी अफसरों ने रईसजादों के अरमानों पर पानी फेर दिया। एनसीबी के अफसरों ने पैसेंजर बनकर सीआईएसएफ की मदद से इस क्रूज लाइनर को एंटर किया। वहां पर बैठे रहे, काफी देर तक वो बैठे रहे, जिसके बाद कुछ घंटों बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया उन्हें ड्रग्स भी बरामद हुए। ड्रग्स मिले, लोगों ने अपने लगेज में, लोगों ने अपने जूतों में ड्रग्स छुपा कर रखे थे, उन सारे ड्रग्स को रिकवर किया गया। इनमें से जो सस्पेक्ट्स थे, जो डिटेनी थे, उनमें से एक चेहरा चौंकाने वाला था। एनसीबी के ऑफिसर भी चौंक गए क्योंकि यह चेहरा था एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का, जिन्हें भी डिटेन कर पूछताछ किया जा रहा है। नीली जीन्स, सफेद टी शर्ट और उसके ऊपर लाल रंग की खुली बटन वाली शर्ट, चेहरे पर काला मास्क और सिर पर टोपी। एनसीबी की टीम के बीच घिरा और तेजी से भागता हुआ यह शख्स ही आर्यन खान है, सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा, जो ड्रग्स पार्टी के दौरान उसी शिप में उन्हीं लोगों के बीच मौजूद था। पकड़े जाने के चंद मिनटों के अंदर ही आर्यन की यही तस्वीरें इंटरनेट के हर कोने कतरे पर तैरने लगी। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस और गॉसिप के तमाम अड्डों पर शाहरुख खान के बेटे की चर्चा शुरू हो गई। जब जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट, लेट द रियल रिपोर्ट्स कम आउट। उधर जहाज पर एनसीबी ने पार्टी में शामिल लोगों की तलाशी लेनी शुरू की तो सबूत भी निकलने लगे। कुछ लोगों के पास से कोकीन, हशीश, एमडीएमए और मेफेड्रोन जैसी ड्रग्स बरामद हुई। ड्रग्स समेत इन सभी लोगों को रात को ही मुंबई के एनसीबी दफ्तर लाया गया। शाहरुख के बेटे आर्यन समेत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 10 लोगों को जहाज से पकड़ा। इन सभी लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में भी लाया गया। अब बताया यह जा रहा है कि क्योंकि 2 लड़कों की उम्र कम थी, इसलिए इन दोनों लड़कों को जाने दिया गया, लेकिन आर्यन समेत 8 लोगों को रात भर एनसीबी के ऑफिस में रखा गया और उनसे पूछताछ करी गई। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आर्यन का इस पूरे प्रकरण में क्या खेल है। क्या वो किसी के बुलाने पर इस पार्टी में आया था या फिर उसने खुद इस पार्टी को रचा? ये भी कि ड्रग्स मुहैया कराने में आर्यन का कोई हाथ तो नहीं। आर्यन समेत बाकी लोगों से सुबह दोबारा पूछताछ शुरू हुई। एनसीबी अफसरों ने ड्रग बरामदगी को लेकर सवाल दागे, जिसके जवाब में फिलहाल एक ड्रग पैडलर का पता चला है, जिसकी तलाश में एनसीबी के अफसर निकल पड़े हैं। ये जो ऑपरेशन है ये क्रूज शिप पर था, तो ये अपने आप में एक पहला कदम था। इतिहास में ड्रग रेड्स एनसीबी के द्वारा कई बार किए गए, लेकिन हाई सीज में किसी क्रूज शिप पर पहली बार किया गया। ये एक अपने आप में अनोखा एक स्टेप था। दूसरा था कि इसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन पिछले 10 से 15 दिन से लगातार किया जा रहा था
और इसको पुख्ता करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसकी वेरीफाइबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए और मेहनत की गई। और जब ये डबली श्योर हो गया कि हाँ ये इनपुट्स सारे सही हैं, पुख्ता हैं, और उसके बाद ये भी इंश्योर किया गया कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, थ्रेट असेसमेंट कर लिया गया। उसके इस सारे कैलकुलेशन के बाद जो है तय किया गया कि आज रेड किया जाए। एनसीबी ने आर्यन का फोन भी जब्त किया है। ड्रग पार्टी के आयोजकों और ड्रग मुहैया कराने वालों तक सबके तार तलाशे जा रहे हैं। लेकिन एनसीबी की सबसे कड़ी निगाह बॉलीवुड स्टार के बेटे पर है। वो किसके कहने पर यहाँ आया, ड्रग पार्टी में उसका कितना रोल है। मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा और तनसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। क्रूज पर होने वाली इस ड्रग्स पार्टी की खबर एनसीबी को पहले से मिल गई थी, लेकिन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना बड़ी चुनौती एनसीबी के लिए थी। तो एनसीबी ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, देखिए। खचाखच भरे इस जहाज में कई अलग अलग ग्रुप थे। कोई समंदर घूमने निकला था, तो कोई टीवी चैनल की पार्टी में शामिल हो रहा था, तो कोई डांस और म्यूजिक के साथ मस्ती के सफर पर था। लेकिन जहाज पर सवार करीब 1800 लोगों की इस भीड़ में दो ग्रुप खास थे। पहला ग्रुप जो मुंबई की धरती से दूर समंदर में इस जहाज पर सिर्फ नशे के लिए जुटा था। इसमें सारे हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। और दूसरा ग्रुप जिसे इस नशीली पार्टी की पहले से भनक लग गई थी और ये लोग लगातार पहले ग्रुप पर निगाह रखे हुए थे। ये थी एनसीबी की टीम। नशे की पार्टी के लिए बेकरार इन हाई प्रोफाइल लोगों को भनक तक नहीं थी कि सेकंड दर सेकंड उनकी हर हरकत पर कुछ लोग इस कदर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन शिप पर मौजूद एनसीबी की टीम के पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि नशीली ड्रग किसके पास है ये जानकारी नहीं थी। ड्रग बरामदगी के लिए शिप पर मौजूद करीब 2000 लोगों की तलाशी लेना भी नामुमकिन था। ये भी हो सकता था कि तलाशी शुरू की जाती तो संदिग्ध लोग ड्रग को समंदर में फेंक देते। बिना ड्रग बरामदगी के एनसीबी की कोई भी कार्रवाई बेमतलब रह जाती। लिहाजा एनसीबी ने पार्टी शुरू हो जाने का इंतजार किया। ये है उस क्रूज शिप का टूर प्लान जिसे एक विदेशी टीवी चैनल की ओर से तैयार किया गया था। इसमें अलग अलग डीजे और म्यूजिकल बैंड की तरफ से होने वाली परफॉर्मेंस और फन एक्टिविटी का पूरा खाका दिया गया है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि मौज मस्ती के इस सफर में नशे की महफिल भी जमने वाली है। शनिवार 2 अक्टूबर को करीब 12:30 बजे ये शिप मुंबई के तट से अरब सागर की ओर रवाना हुआ। 2 और 3 अक्टूबर को जहाज के अरब सागर में घूमते रहने का प्लान था। 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जहाज को वापस मुंबई तट पर लौटना था। लेकिन 2 अक्टूबर को रवानगी के करीब 2 घंटे बाद ये जहाज जब मुंबई तट से करीब 100 मील की दूरी पर था, तभी नशे का खेल शुरू हो गया और ठीक उसी वक्त एनसीबी ने भी एक्शन शुरू कर दिया। चंद मिनटों में सारा नशे के इस पूरे खेल का खुलासा हो गया। फिल्म स्टार से लेकर नेता, कारोबारी और बड़े अफसरों के नवाबजादे एनसीबी टीम के शिकंजे में आ गए। पार्टी धरी की धरी रह गई और एनसीबी ने जहाज को वापस मुंबई की तरफ घुमा दिया। शनिवार देर रात तक सारे आरोपी एनसीबी के दफ्तर पहुंचा दिए गए। मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा और तनसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल की भवानीपुर सीट का रिजल्ट आ गया और जिस बात को कहा जा रहा था परिणाम वैसा ही आया। ममता बनर्जी चुनाव जीत गई हैं। उपचुनाव था ये। इसके साथ ही उनके सामने 6 महीने की अब जो प्रतिबंध वाला एक संकट था वो खत्म हो गया है और इस जीत ने ममता को नई शक्ति दी है। समर्थकों में जोश भर गया है। बंगाल में खेला हो गया। ये भवानीपुर जीत का जश्न है। टीएमसी दिवाली से पहले होली मना रही है। पार्टी समर्थक झूम रहे हैं।
नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने खड़ा हुआ संकट खत्म हो गया। नंदीग्राम में हुई हार का बदला ममता ने ले लिया। अब वो सीएम बनी रहेंगी। पूरे 5 साल तक के लिए टीएमसी टेंशन फ्री हो गई है। ममता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है। इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का। सियासी हलकों में इंतजार था इस परिणाम का। नजरें भवानीपुर पर टिकी थीं। इंतजार रिजल्ट का था। काउंटिंग की शुरुआत के साथ ही ममता की उम्मीदों के आंकड़े कभी कम नहीं हुए। जीत का फासला तेज रफ्तार से बढ़ने लगा। आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जब साफ हो गया कि ममता बनर्जी जीत गई है। आत्मविश्वास से भरे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता दीदी की कामयाबी का डंका बजा दिया। भवानीपुर से कोलकाता तक जश्न की रंग बिरंगी तस्वीरें दिखीं। जहां तहां समर्थकों की टोली ममता दीदी की जीत से गदगद हो गई। गुलाल उड़े, मिठाइयां बटी, समर्थक झूमते रहे। वैसे जीत का ये सिलसिला शुरुआती रुझान आने के बाद से ही शुरू हो गया। इलेक्शन के ट्रेंड के आधार पर ममता बनर्जी जीत रही है और उनके सपोर्टर जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के सामने का ये माहौल है, यहाँ पे अगर आपको दिखा दे कैसे गाना बजखाला होकर बजा कर यहाँ पे गाना क्या लगता है क्या होगा? ममता बनर्जी जीतेगी, आराम से जीतेगी, 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। अभी वो 20,000 के आसपास तो लीड में है, क्या लग रहा है? दीदी का भी जितना, जैसे एक हाथ टिपने से हाथ का पता नहीं चलता है, उसी तरह ममता बनर्जी का वोट है, जितना करेगी उतना ही लीड देगी। उनके समर्थकों का कहना है कि जितना दिन गुजरेगा उतना वोट उनको मिलेगा। और पहले भी हम लोगों ने बात की थी बहुत सारे समर्थकों के साथ। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, सिर्फ लोग नहीं बल्कि औरत भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं। काउंटिंग की रफ्तार तेज होने के साथ ही ममता लीड लेती गई। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल पीछे और पीछे होती गईं। भवानीपुर ने बता दिया कि उनके दिलों में ममता दीदी की जगह कोई नहीं ले सकता। भवानीपुर का चुनावी अखाड़ा कई मायने में अहम है। ममता के सामने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने की समय सीमा तय थी। नंदीग्राम में हार के बाद 6 महीने के अंदर ममता को चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना जरूरी था, तभी उनका सीएम पद बना रहता। यानी भवानीपुर की जीत ने ममता की उस चुनौती को खत्म कर दिया है। सीएम बने रहने के लिए ममता की राह में कोई रोड़ा नहीं है। क्या और इधर आदर्श कोई पार्टी का कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जो है तृणमूल कांग्रेस है, काम करता है तृणमूल कांग्रेस। दीदी को तो पहचानते हैं, दीदी हर टाइम दीदी का काम करे, इसलिए दीदी छोड़कर कोई पार्टी इधर नहीं है। 2026 में हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट बनाएंगे। बीजेपी को भी पता था कि भवानीपुर का उपचुनाव उनके लिए आसान नहीं, लिहाजा पार्टी ने पेशे से वकील प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा, जबकि सीपीएम की ओर से श्री जीव बिस्वास उम्मीदवार थे। विरोधी ममता के करीब भी नहीं पहुंच पाए। भवानीपुर में जनता जनार्दन ने ममता दीदी को तीसरी बार ताज पहनाया। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और प्रेमा राजाराम के साथ अनुपम मिश्रा, भवानीपुर आज तक। भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव जीत गई हैं और उनके लिए ये लड़ाई पहले से ही आसान मानी जा रही थी, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी 2011 और 2016 में भी जीत हासिल कर चुकी हैं। भवानीपुर में ममता का गढ़ रहा है। यही वो सीट है जहां से ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी राजनीतिक धमक बनाई। भवानीपुर में तो सबका डिपॉजिट जाने वाला है, मैं आपको बताता हूँ अभी। एक बार फिर ममता का हो गया है भवानीपुर।
समर्थकों की जुबां पर दीदी का नाम है, जीत का तराना है। हम लोग तो पहले बोला है कि ममता बनर्जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इंडिया में सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। इंडिया में अभी 1 नंबर चल रहा है, वो तो यहाँ पर जीतेगा तो एकदम हम लोग पहले से हम लोग बोला। यही वो सीट है जहां कभी ममता मायूस नहीं हुई, चुनाव जीती, जीत मिली, सत्ता के शिखर तक पहुंची, बंगाल की राजनीति में अपना परचम लहराया। हमारा देश का जितना जनता है, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, शुक्रिया मिला। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। मार्च महीने में बंगाल के चुनाव के लिए टीएमसी ने फैसला किया था कि ममता इस बार भवानीपुर से नहीं बल्कि नंदीग्राम से किस्मत आजमाएंगी। बीजेपी से टक्कर में थे कभी ममता के बेहद खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो टीएमसी ने तीसरी बार कुर्सी पर कब्जा जमाया, लेकिन नंदीग्राम में पार्टी को मायूसी हाथ लगी। ममता बनर्जी शुभेंदु के हाथों हार गईं। ऐसे रिजल्ट की उम्मीद ना तो टीएमसी ने की थी न ममता ने। पासा पलट चुका था, शुभेंदु अधिकारी 20 पड़ चुके थे। लेकिन ममता ने तीसरी बार बंगाल की कुर्सी संभाली। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जरूरी था कि 6 महीने के अंदर वो विधानसभा चुनाव जीते। भवानीपुर में वो मौका मिला। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीतकर मंत्री बने शुभनदेव चट्टोपाध्याय ने ममता की खातिर अपना इस्तीफा दे दिया। अब उपचुनाव में बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल पर दांव आजमाया। टीएमसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि भवानीपुर में कोई ग्रहण न लगे। आज जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है, पूरे भारतवर्ष की नजर आज के निर्वाचन पर टिकी हुई थी। भवानीपुर की जनता, जंगीपुर की जनता और जहां जहां हमारा निर्वाचन तीर्थो विधानसभा में हुआ है, लोगों ने जिस तरह से हमारी तृणमूल कांग्रेस नेत्री को अपना आशीर्वाद दिया है, हमारे तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी को जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, आने वाला 2024 में जो है तृणमूल कांग्रेस का प्रधानमंत्री देखेंगे आप, दिल्ली में रहेगा ममता बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री के रूप में। भारत की जनता उनको जो है पेश करेगी और उनको समर्थन देगी, ये ठीक हो चुका। ममता के लिए ये लड़ाई कई मायनों में अहम थी। मुख्यमंत्री के लिए वजूद की लड़ाई थी, टीएमसी की प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति की छवि को और बेहतर करने की भी चुनौती थी। लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 से पहले ममता को इस जीत की बेहद जरूरत थी। नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने भवानीपुर का फैसला किया था। वो किसी और सीट से खतरा नहीं उठाना चाहती थीं। उन्हें भवानीपुर पर भरोसा था क्योंकि यही वो सीट है जहां से बंगाल की राजनीति में ममता ने धाक जमाया। भवानीपुर विधानसभा सीट ममता के लिए कितना अहम है वो इन आंकड़ों से समझिए। सबसे पहले ममता बनर्जी 2011 में हुए उपचुनाव में भवानीपुर से ही चुनाव लड़ी। उनके सामने कड़ी टक्कर दे रहे थे सत्ताधारी पार्टी के एन मुखर्जी, लेकिन ममता को शानदार जीत मिली। टीएमसी ने बंगाल से लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका। 2016 में भी ममता ने इसी सीट से किस्मत आजमाया। उन्होंने आसानी से कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को मात दे दी और अब इस बार के उपचुनाव में ममता ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को हराकर कई सवालों का जवाब दे दिया है। ये जवाब है बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में वो लोग काफी कोशिश किया था। चुनाव के पहले संतरास हो रहा है, बरसा हुआ पानी है रास्ते पे, वोट अच्छा नहीं होगा। मुंबई के समुद्र में क्रूज पर शानदार हाई प्रोफाइल पार्टी जितनी हाई प्रोफाइल थी, 3 दिन का यह सफर भी उतना ही शानदार और धांसू होने वाला था, लेकिन एनसीबी ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया। बीच समंदर में चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापा मारकर एनसीबी ने तहलका मचा दिया है। समंदर में एनसीबी का ये अब तक का पहला और बड़ा ऑपरेशन है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्रूज पर एक हाई प्रोफाइल पार्टी में
नशे की इतनी बड़ी खेप मौजूद हो सकती है। न ही किसी को ये अंदेशा था कि एनसीबी को इस ड्रग्स पार्टी की भनक लग गई है। जिस वक्त यात्री पार्टी में शामिल हुए, एनसीबी अधिकारियों ने रेड शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, जहां से जो क्रूज है वो आते जाते हैं और यहीं पर से ये क्रूज गया था और उसके बाद अब माना जा रहा है कि इस क्रूज को यहीं पर वापस लाया जाएगा, क्योंकि इसमें ड्रग्स मिले हैं। ड्रग्स की बरामदी करने के बाद लोगों पर कार्रवाई कर इस क्रूज को वापस लाया जाएगा। जिस शिप पर ड्रग्स पार्टी चल रही थी वो कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी का था और इवेंट का आयोजन फैशन टीवी और दिल्ली की नेमेस्क्रे एक्सपीरियंस नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। 3 दिन के इस म्यूजिकल सफर में यात्रियों के एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज तैयार किया गया था। क्रेआर्क नाम से ऑर्गेनाइज किए गए इस लग्जूरियस क्रूज इवेंट के पहले दिन मियामी बेस्ड डीजे स्टेन कोलेव और फेमस डीजे ब्राउन कोट के अलावा दीपेश शर्मा का परफॉर्मेंस प्लान किया गया था। दूसरे दिन मेहमानों के लिए दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक पूल पार्टी का प्लान था, जिसमें आइवरी कोस्ट, डीजे राहुल के, डीजे कोहरा और मोरक्कन आर्टिस्ट कायसा की परफॉर्मेंस रखी गई थी। रात 8 बजे के बाद एफटीपी के शैंपेन ऑल ब्लैक पार्टी का प्लान था। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक होश स्पेस मोशन पार्टी को रंगीन बनाने वाले थे। क्रूज मुंबई से 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे रवाना हुआ। 3 दिन का सुहाना सफर 4 अक्टूबर को मुंबई में ही सुबह 10 बजे खत्म होने वाला था, लेकिन पहले ही दिन एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाई प्रोफाइल थी और इसमें बॉलीवुड और फैशन जगत के ही नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड के भी कई जाने माने लोग मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स पार्टी से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें बॉलीवुड के एक अभिनेता का बेटा भी शामिल है। एनसीबी के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन तलाश रही है। अब तक कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि पानी के बीचों बीच चल रही ड्रग्स पार्टी में कौन कौन मौजूद था। क्या इन सभी लोगों को पार्टी से पहले ये पता था कि पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है? एनसीबी ने क्रूज से हशीश, एमडी और कोकीन की बड़ी खेप बरामद की है। ये खेप क्रूज पर कैसे पहुंची, ऑर्गेनाइजर्स और क्रूज कंपनी की इसमें क्या भूमिका है, ये सभी वो सवाल हैं जिनके जवाब एनसीबी की जांच में सामने आएंगे। मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिवेश सिंह, अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। देसी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इस महीने डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिल सकती है। 5 अक्टूबर को होने वाली डब्ल्यूएचओ की कमेटी की विशेष बैठक में इस पर फैसला किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग कई सारे देशों में जा सकते हैं। इन देशों के दरवाजे इनके लिए खुल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ और देशों में भी कोवैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए जल्द ही विदेश जाने का रास्ता खुल सकता है। दरअसल अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ की मंजूरी न मिलने से कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को कई देश वीजा देने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीद है कि अक्टूबर में कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिल जाएगी। डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल मिलने पर इस वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी और एफिकेसी पर इंटरनेशनली ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, जिससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज काफी स्ट्रांग हो जाएगी और इंडियंस में वैक्सीन पासपोर्ट से जुड़े जो फियर हैं या हेजिटेंसी है वो भी कम हो जाएगी और मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया कैंपेन्स को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही अप्रूवल के बाद कोवैक्स फैसिलिटी के तहत कोवैक्सीन को इंपोर्ट और एडमिनिस्टर करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने और भी आसान हो जाएंगे। भारत बायोटेक लंबे समय से डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन यानी EUA का इंतजार कर रहा था। अब
WHO के गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट से मालूम चला कि कोवैक्सीन के लिए फाइनल अप्रूवल अक्टूबर खत्म होने से पहले आ सकता है। अक्टूबर में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए WHO की मंजूरी के सिलसिले में स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स यानी SAGE की बैठक होने वाली है। 5 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO हरी झंडी दे सकता है। इसके पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संकेत दिया था कि WHO जल्द ही कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल भारत बायोटेक को मंजूरी के लिए दस्तावेज जमा कराने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके पूरा होने के बाद इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। WHO ने भारत बायोटेक को कुछ टेक्निकल सवालों का एक सेट भी भेजा है, जिसका कंपनी को जल्द ही जवाब देना होगा। इस सिलसिले में भारत बायोटेक का कहना है कि उन्होंने कोवैक्सीन की मंजूरी के लिए जरूरी सभी डेटा पहले ही जमा करा दिए थे। ये नए सेट मंगवाना एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे अप्रूवल में किसी तरह की देरी होने की आशंका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।